Good afternoon. This is the chapter for limits and derivatives, exercise 13.1, chapter 13 of 11th class. Today I am going to explain thoroughly how to find the limit. What do we mean limit? What is limit and how can we find the limit? What are the fundamentals? These are very important, have to explain today thoroughly. And this video is especially for the 11th class limit, but the concepts which are related to the JEE and IIT also then please let's start. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सबसे पहले मुख्य चीज क्या है कि हमें इसकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना चाहिए कि लिमिट होती क्या है और हम लिमिट क्यों लेते हैं, मतलब क्या है इसका। तो आज सबसे पहले इस बात को समझेंगे, फिर इसके बाद इसके फार्मूले और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू कॉस x और इसका डायग्राम जो है बनाते हैं। ये जो है और भी इसी तरह से बढ़ेगा, ये बनेगा cos x इक्वल टू y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x। अब देखिए यहां पर x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। यहां पर x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी यहां पर, और ये -1 होगी यहां पर, ठीक है। लेकिन ये इसकी वैल्यू 0 है, यहां पर π/2 है और यहां पर पाई है और यहां पर π/2 है। इसी तरह से इधर भी है π/2, इधर पाई। y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स कॉस एक्स। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन में एक चीज और देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जैसे कोई फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मान लिया x है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी f1 इक्वल टू 1 ही आएगी। 2 लेंगे तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं ये ग्राफ ऐसे बनेगा। x बराबर 0 पर, जो x बराबर 0 है तो y की वैल्यू यहां पर 0 है। अगर x बराबर 1 है तो y की वैल्यू, ये जो ऊंचाई है इसी को हम f1 या y इक्वल टू 1 बोलते हैं। इसी तरह से हम x बराबर 2 लेंगे, यहां पर 2 है तो y की वैल्यू भी यहां, तो ये ऊंचाई जो है ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x की वैल्यू जो भी हम लेते हैं तो उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके ऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा की वैल्यू हम रखते हैं तो ऑर्डिनेट की वैल्यू उसकी हाइट होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर x इक्वल टू हम 0 ले, इधर x इक्वल टू अगर हम 0 लें तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये फंक्शन की x बराबर 0 पर वैल्यू कहलाएगी। f1, f0 की वैल्यू cos 0 y इक्वल टू 1, ये फंक्शन की x बराबर 0 पर वैल्यू है। यानी यूं समझे कि x बराबर जो 0 है ये डोमेन है और जो y इक्वल टू 1 निकला है ये इमेज है।
हर तरफ से हमें समझना है इस बात, ठीक है। तो थीटा या एक्स की वैल्यू 0 लेने पर वाई की वैल्यू 1 आ गई, यानी 0 लेने पर 1 है। अब एक चीज और हम देखते हैं, अगर एक्स की वैल्यू हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, इसके हम क्या बोल सकते हैं, x टेंड्स टू 0। इसका मतलब होता है x की वैल्यू जो है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, मान लीजिए यहां पर हमने लेफ्ट साइड में वैल्यू ले ली, यहां पर लेफ्ट साइड से वैल्यू ले ली, मान लीजिए यहां से हमने शुरू किया, तो अगर x की वैल्यू यहां पर जो भी वैल्यू होगी उसकी y की वैल्यू ऊपर आएगी यहां पर। फिर x की वैल्यू देखिए, x बराबर 0 के लेफ्ट साइड से हम क्या कर रहे हैं, हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं। x बराबर 0 की तरफ लेफ्ट साइड से, 0 से लेफ्ट साइड से हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं। तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो हाइट इसकी यहां पर आएगी, फिर हम इसी तरह से यहां पर लेते हैं तो इसकी वैल्यू यहां होगी, इसी तरह से इधर लेंगे तो इसकी वैल्यू यहां होगी, इसी तरह से हम बिल्कुल x के करीब 0 के करीब पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हम 0 की तरफ ऐसे हम अप्रोच करते जा रहे हैं, अप्रोच मतलब उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 0 लेंगे नहीं, हम 0 के बिल्कुल करीब आ जाएंगे, 0 हम नहीं लेंगे। तो हम ये देखते हैं फंक्शन की वैल्यू भी किधर बढ़ रही है। अगर हम x टेंड्स टू 0 करते हैं, यहां पर x टेंड्स टू 0, तो y टेंड्स टू किधर जा रहा है, ये ध्यान दें ग्राफ में, ये y टेंड्स टू, यहां पर जो 1 है ये 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच होती है। यानी इफ x tends to 0 from left side, तो फंक्शन की वैल्यू किधर जाएगी, किधर अप्रोच करती है, 1 की तरफ। फिर हम देखते हैं राइट साइड से भी हम ध्यान देते हैं कि यहां पर ध्यान दीजिए, 0 से राइट साइड में हम वैल्यू लेते हैं, फिर यहां से हम देखो यहां पर कोई वैल्यू होती है तो हाइट यहां पर आएगी, y की वैल्यू, यहां लेंगे यहां पर कोई वैल्यू होगी, यहां पर लेंगे तो यहां पर कोई वैल्यू होगी। इसी तरह से धीरे धीरे हम y x इक्वल टू 0 की तरफ हम चलते जाएंगे और बिल्कुल करीब 0 के पहुंच जाएंगे। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड, या इसको बोलते हैं अप्रोचेज टू 0। तो y की वैल्यू भी धीरे धीरे हमने देखा, ऊपर की वैल्यू देखते जाओ, कर्व किधर जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, ध्यान दीजिए a भी 1 की तरफ जा रही है, यहां ये 1 ये जो लिखा है, यानी राइट साइड से भी अगर हम 0 की तरफ चलते हैं तो अगर x टेंड्स टू 0, देखिए इफ x टेंड्स टू 0, इफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड, तो फंक्शन भी किधर जाने की कोशिश करता है, 1 की तरफ, यानी लेफ्ट साइड से भी हम चलते हैं, अगर x टेंड्स टू 0 लेफ्ट साइड की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ चलता है लेफ्ट साइड से, अगर हम राइट साइड से भी चलते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ चलता है, यानी दोनों तरफ। तो इसका मतलब, और देखो अगर हम x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू अगर हम x बराबर 0 पर लें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसमें x बराबर 0 पर cos की वैल्यू जो 1 आ रही है, और ये जो x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है या टेंड्स टू 0 होती है राइट से और लेफ्ट साइड से, लेकिन ये 0 पर हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो इसमें और इसमें बड़ा अंतर है। लेकिन इस सवाल में, इस वैल्यू में
ये बराबर एक जैसे आते तो हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू है। ये x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, और ये जो है लिमिटिंग वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि x जब 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, राइट साइड से अप्रोच करता है तो भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। लेकिन जब हम x बराबर 0 पर वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये इत्तेफाक से बराबर भी है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अभी तो हमने x बराबर 0 पर देखा, अब इसी फंक्शन में हम थोड़ा सा और भी देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ये 100% है, क्योंकि समझ के आप पढ़ोगे तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, x बराबर पाई बाई 2 पर लेते हैं, ये पाई बाई 2 पर वैल्यू हम देखते हैं। अगर हम x टेंस टू पाई बाई 2, पाई बाई 2, देखिए इस तरफ से देखिए ध्यान से। अब हमने क्या किया कि पाई बाई 2 के लेफ्ट साइड से हमने ये वैल्यू लेनी शुरू की, यहां पर वैल्यू ली तो इसकी हाइट ऊपर होगी, ये यहां पर वैल्यू लिया तो इसकी हाइट यहां आएगी, इसी तरह यहां पर वैल्यू लेंगे इसकी हाइट यहां पर होगी, यानी y की वैल्यू। इसी तरह से हम धीरे धीरे x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, तो फंक्शन की वैल्यू देखिए, ये फंक्शन की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, ध्यान दें, ये नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो किस तरफ जा रही है, y बराबर 0 की तरफ जा रही है, यानी हाइट इसकी यहां पर आ रही है, खत्म होने वाली है, लगभग y टेंस टू 0, यानी y इक्वल टू फंक्शन टेंस टू 0। लेफ्ट साइड से हमने अप्रोच किया तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, फंक्शन टेंस टू 0। अगर x टेंस टू पाई बाई 2 तो लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू हम कह सकते हैं 0 की तरफ है। फिर हम राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड पर भी हम देखते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर। फिर हम क्या करते हैं, यहां से फिर हम देखते हैं राइट साइड से हमने ये चालू किया, हमने ऐसे x की वैल्यू हमने राइट से लेफ्ट की तरफ पाई बाई 2 की तरफ चलते हैं, तो आप देखिए नीचे की तरफ फंक्शन की हाइट आ रही है ऐसे। फिर हम यहां पर इसकी वैल्यू यहां पर होगी, इस पॉइंट पर से यहां इसकी y की वैल्यू होगी, ऐसे तरह से हम देखते जाएं। तो ये जैसे जैसे हम x की वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट तरफ चलेंगे, यानी पाई बाई 2 की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू फिर 0 की तरफ चल रही है, यानी ये x टेंस टू पाई बाई 2, देन y टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, x टेंस टू पाई बाई 2, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी यही cos x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है। अब हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ पाई बाई 2 कॉस 0 की वैल्यू, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। देखिए इधर भी है। अब हम देखते हैं और कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं, तो ये लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है। अगर अब किसी भी पॉइंट के लेफ्ट साइड से राइट साइड से, यानी उस पॉइंट से थोड़ी सी कम वैल्यू लेकर के लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच करते हैं, या हम उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेकर के राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच करते हैं, तो उसकी जो फंक्शन की वैल्यू जिस तरफ अप्रोच करती है उसको उसकी लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो ये लिमिटिंग वैल्यू है। अब इसी तरह से और भी फंक्शन है जो कि हम देख सकते हैं। अब इसी चीज को हम ये भी कह सकते हैं
देखिए अब इसमें जो किताब में जो समझाया जाता है यही चीज अब समझाते हैं हम। इसको यूं कह सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले वाले केस की बात है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम चलते हैं तो इसको साइन लगाते थे माइनस, यानी उस वैल्यू जिस तरफ हम चलते हैं उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले ली। यहां पर देखिए, यहां पर हमने इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली है, तो हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो इसको हम माइनस साइन लगा देते हैं। और फंक्शन की वैल्यू cos x, इसकी वैल्यू किधर अप्रोच करती है? हमने देखा इसकी वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करती है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको कह सकते हैं। इसी तरह से फिर हम x बराबर 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेकर के हम राइट से लेफ्ट की तरफ 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू फिर 1 की तरफ अप्रोच करती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? राइट हैंड लिमिट बोल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लगाते हैं। इसका मतलब उस वैल्यू से थोड़ी सी वैल्यू हमने ज्यादा ले ली, यानी 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ले ली। तो फंक्शन की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही थी? 1 की तरफ। ये 1 हो गई। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। देखिए हम x टेंड्स टू 0 या x अप्रोचेस टू 0, तो फंक्शन अप्रोचेस टू 1। तो ये 1 जो है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। जब हम 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेकर के 0 की तरफ चलते हैं तो हमेशा हम 0 से कम वैल्यू तक चलते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 से कम आती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग 1 के बराबर होती है। और जब हम राइट साइड में 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेते हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो इसका मतलब ज्यादा से थोड़ी हम कम की तरफ चलते हैं, 1 की तरफ चलते हैं, तो ये 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होती है। तो फंक्शन की भी जो वैल्यू है वो 1 जो आती है वो थोड़ी सी 1 से बड़ी होती है, 1 से थोड़ी बड़ी होती है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कह सकते हैं। और हम थोड़ी सा एग्जांपल देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की सोचता हूं, तब जाके आप सवाल की थ्योरी सीखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब हमने एक फंक्शन ले लिया, f फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। अब आप ये फंक्शन पे बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। देखिए अब इस फंक्शन में हम x को अप्रोच करेंगे 2 की तरफ। x जो है, x की वैल्यू 2 की तरफ जब अप्रोच करेंगे लेकिन 2 नहीं होगी, तो इसका मतलब x बराबर 2 तो हम लेंगे नहीं। तो इसकी वैल्यू, इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखिए x अगर 2 की तरफ अप्रोच करता है तो इसका मतलब 2 तो कभी हम नहीं लेंगे, बस केवल उसके करीब करीब तक वैल्यू लेते हैं। तो इसका मतलब कभी भी x बराबर 2 तो नहीं होगा। x की वैल्यू हम बिल्कुल 2 के करीब ले जाते हैं। टेंड्स टू 2 या अप्रोचेस टू 2 मीन्स बिल्कुल करीब 2 के करीब ले जाते हैं। तो इसका मतलब हम x की वैल्यू 2 पर तो नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यह है कि x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 2 इसका जो है बराबर 0 नहीं है। तो इसकी हम फंक्शन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2, यानी इसका फैक्टर कर दिया हमने ऊपर वाले को, और x प्लस 2, और नीचे हमने क्या लिख दिया? x माइनस 2। अब ये चूंकि बराबर 0 तो है, अगर ये 0 के बराबर होता तो अनडिफाइंड हो जाता, अगर ये 0 बराबर हो जाता तो 0 बाई 0 हो जाता। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये ऐसा x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये 0 के बराबर
नहीं है तो इसको मतलब हम इसको काट सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया, ये कट गया। तो यानी फंक्शन की वैल्यू अब इस समय आ गई x इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि हम सवाल जब समझें तो बिल्कुल हमें क्लियर हो जाए, नहीं तो और सवाल हम जवानी भी कर सकते हैं बाय हार्ट। तो इसको थोड़ा सा समझें। x यहां पर फंक्शन जो है ऐसे वैल्यू जाएगी, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। इसका जो ग्राफ है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ये जो ग्राफ है ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ हमने समझाने के लिए आपको बना दिया। ठीक है, ये यहां पर जो है -2 है, लेकिन x बराबर 2 पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, है ना? इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम। तो यहां पर देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो 2 पर ये x बराबर 2 तो हम लेंगे नहीं, तो 2 पर ये जो है सर्कल छोटा सा हमने लगा दिया। इसका मतलब हम कभी भी 2 नहीं लेंगे, 2 पर वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो लेकिन जब यहां पर x किस तरफ चलेगा, 2 की तरफ, अगर x 2 की तरफ चलेगा, ध्यान से समझिए इसको, अगर x 2 की तरफ चलेगा, x बराबर 2 नहीं है, x टेंड्स टू 2, लेफ्ट साइड से अगर हम चलेंगे, देखिए यहां से 2 से लेफ्ट साइड से अगर हम चलते, मान लो यहां से हमने चलना शुरू किया, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यहां आएगी, इस पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू यहां पर आएगी, यहां पर ये वैल्यू आएगी। ऐसे ऐसे हम देखें तो जैसे जैसे हम 2 की तरफ लेफ्ट से चलेंगे ऐसे, तो y का जो फंक्शन है ये फंक्शन किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये तो यहां पर डायग्राम ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए x टेंड्स टू अगर 2 होगा तो यहां पर अगर x 2 की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो y 2 to 4 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो यानी y टेंड्स टू 4। देखिए यहां पर है ये वैल्यू x टेंड्स टू 2 पर जाने की कोशिश करता है, तो फंक्शन की वैल्यू ये 2 के करीब जाने की कोशिश करेगा और 2 इसमें ऐड कर दें तो y 4 के करीब जाने की कोशिश करेगा। तो यानी अगर हम यूं समझे कि 2 के लेफ्ट साइड से अगर हम राइट 2 की तरफ चले तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, यानी यहां पर, यानी ये कोशिश करेगी। देखिए यहां से चल रहे हैं तो ऐसे वैल्यू हम ले रहे हैं, देखिए तो जब अब यहां जाएंगे तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसे ऐसे हम चलेंगे, तो ये लेफ्ट साइड से जब चलेंगे तो ऐसे होगा और ये वैल्यू हम यहां पर जाने की कोशिश करेंगे। फिर राइट साइड से भी हम लेते हैं इधर से, तो थोड़ी सी वैल्यू हमने 2 से ज्यादा ले ली, तो हमने क्या किया, 2 के करीब जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो y की वैल्यू देखिए ये, फिर हमने देखा यहां पर वैल्यू रखी तो यहां पर y की वैल्यू आएगी, तो देखो ये आया, फिर इसके बाद ये वैल्यू लिया तो ये वैल्यू आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊपर से भी यानी राइट साइड से अगर हम 2 की तरफ चले तो फंक्शन की वैल्यू किधर चलेगी, 4 की तरफ, यानी 2 से लेफ्ट से अगर हम 2 की तरफ चलते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ चलती है, ये 4 है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम 2 से राइट साइड से 2 की तरफ चलने की कोशिश करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ चलने की कोशिश करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू लें और 2 की तरफ चलने की कोशिश करें तो फंक्शन की वैल्यू भी 4 की तरफ चलने की कोशिश करेगी, और अगर हम 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लें तो फंक्शन की वैल्यू, फिर हम अप्रोच करते हैं राइट से 2 की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू फिर 2 की तरफ 4 की तरफ अप्रोच करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x अप्रोच जब 2 की तरफ करती है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 है। अब आप देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में
इसको थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो इसको ध्यान दो। यहां पर फंक्शन की वैल्यू हमने लिया था तो 1 थी और लिमिटिंग वैल्यू भी बनाई इत्तेफाक से, ठीक है। ये दोनों वैल्यू एक जैसी थी, हालांकि लिमिटिंग वैल्यू अलग होती है और फंक्शन की वैल्यू अलग होती है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर फंक्शन की वैल्यू तो अनडिफाइंड है। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको फंक्शन की वैल्यू, ये जो है ना फंक्शन x² माइनस 4/x माइनस 2, अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये 0/0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, और ये अनडिफाइंड है, इसको हम नहीं लिख सकते। तो इसमें मतलब वैल्यू ही नहीं है, x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू नहीं है। तो देखिए, ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी है लेकिन फंक्शन की वैल्यू इस पर नहीं है, तो ये लिमिट, इसी को हम कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, किस तरफ से, लेफ्ट साइड से। तो यहां थोड़ा छोटा सा माइनस लगा देते हैं, यानी 2 से थोड़ी सी वैल्यू कम लेकर के हम 2 की तरफ अप्रोच करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू यानी cos x, ये किस तरफ कोशिश करता है जाने की, 4 की तरफ। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई बराबर 4, तो इसको हम बराबर 4 लिख देते हैं। तो देखिए, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये एक्यूरेट 4 नहीं है, ये एक्यूरेट 4 नहीं है, ये 4 के करीब करीब है। यानी यूं समझे कि जब हम 2 से छोटी वैल्यू लेते हैं और 2 की तरफ अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी 4 की तरफ अप्रोच करती है, यानी 4 से थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन हम उसको लगभग में 4 लिख देते हैं। इसी तरह से राइट साइड में अगर हम लिखते हैं, यानी कि 2 से राइट साइड में अगर हम उसकी वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ए भी अप्रोच करती 4 की तरफ, हम सीधे लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लिया हमने और 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, तो यानी फंक्शन की वैल्यू भी 4 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन लगभग हम उसको 4 लिख देते हैं। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो अभी आपने देखा कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है और जो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू होती है वो अलग अलग चीज होती है। इस पे एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, x बराबर 0 पर, अगर हम इस x बराबर 2 पर देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अनडिफाइंड है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इसकी है अपने पास। तो लिमिटिंग वैल्यू जब हम किसी फंक्शन का लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस पॉइंट के राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ कोई गैप नहीं है, कोई जंप नहीं है, यानी फंक्शन उस पॉइंट के अगल बगल डिफाइंड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन, अब आप देखिए इसको अब हम क्या बोल सकते हैं, ये 2 एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डेफिनेशन आपको थोड़ी सी समझाते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर let a function be fx, then at x equal to a, if लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू a, और छोटा सा हमने साइन लगा दिया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बराबर हमने l ले लिया मान लीजिए, एंड राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस, और फंक्शन की वैल्यू हमने अगर ये m ले लिया, देन इफ लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू a, लेफ्ट लिमिट फंक्शन की, और
राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन की, ये दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी। या इसको हम यूज कर सकते हैं L इक्वल टू M। अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन x बराबर a पर लिमिट एग्जिस्ट करती है और नहीं तो नहीं करती। यानी अगर कोई भी फंक्शन दिया है और किसी पॉइंट पे कहता है कि इसकी लिमिट ज्ञात करो, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट से थोड़ी सी कम वैल्यू लेकर के उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू, और उस पॉइंट से थोड़ी सी वैल्यू हम ज्यादा लेकर के उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करें तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो वो दोनों फाइनाइट आए और वो दोनों इक्वल भी हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों वैल्यू अगर बराबर है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब थोड़ी सी कंडीशन और दिखाते हैं हम, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा, अब थोड़ी सी थ्योरी क्लियर हो गई। अब देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि कभी हम किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उस पॉइंट से थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम वैल्यू जब लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब बहुत सोचना पड़ता है कि इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू लें, छोटी बड़ी लें, तो उस समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसका एक सरल तरीका भी है, एक सिंपल अप्रोच है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिए। उसका सिंपल अप्रोच क्या है, देखिए अगर किसी फंक्शन पे, देखिए जैसे कोई फंक्शन दिया है, लेट अ फंक्शन बी एफ एक्स, तो हम क्या करते हैं, अब कोई कहे लिमिट लेट अ फंक्शन बी एफ एक्स और फाइंडिंग a limit at given point a, x इक्वल टू a, x बराबर a पर हमें लिमिट ज्ञात करनी है। तो हम थोड़ा सा ज्यादा लें या थोड़ा सा कम लें, इसके लिए हम क्या करते हैं कि a से हम थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू, अब हम a में थोड़ी सी वैल्यू कम कर देते हैं, और ये जो h जो होता है, h इज ग्रेटर देन 0 और h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम होती है। मान लीजिए 0.0000000000001 ऐसे होती है, बहुत कम होती है क्वांटिटी। हम इतना मान के चल लेते हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी हमने लेकर के उस पॉइंट से थोड़ी सी वैल्यू कम ले ली। ठीक है, यानी यूं समझे हम, चलो थोड़ा डायग्राम बना देते हैं इससे। तो समझ में आएगा। देखिए कोई मतलब फंक्शन हमें दिया है, ऐसे कोई फंक्शन दिया है और यहां पर कोई पॉइंट है, ये फंक्शन गिवन में है। यहां पर ऐसे मान लिया हमने एक्स और वाई एक्सिस है,
यहां पर कोई पॉइंट दिया है x इक्वल टू ए, ये केवल थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमने a से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ले ली राइट की तरफ, तो कितनी वैल्यू हमने ज्यादा ले ली, h, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है उसको h मान लिया। तो ये जो वैल्यू है तो x बराबर a है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, इस पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए प्लस एच, यानी a में हमने थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू जोड़ दी और फिर हम राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरफ चलेंगे। इसका मतलब h की वैल्यू 0 की तरफ चलेगी। देखिए ये राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम चलेंगे, ध्यान दें, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे चलें तो यानी h की वैल्यू क्या होगी, अगर हम राइट से, देखिए यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये h है। अब h को अगर हम छोटा करते जाएं, यानी इसकी जो लंबाई इतनी है इसकी छोटी वैल्यू करते जाएं, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हाइट, इसकी जो लेंथ है वो बहुत कम करते जाएं 0 की तरफ, तो x अपनी तरफ से ही क्या हो जाएगा, x किधर जाने की कोशिश करने लगेगा, a की तरफ जाने की कोशिश करने लगेगा। तो ये जो फंक्शन है फिर हम लेफ्ट साइड में भी लेते हैं। देखिए यहां भी लिया हमने, यहां पर हमने लिया -h। अब हम लेफ्ट से, यानी h की जो वैल्यू है इधर, ये टेंस टू जो 0 है, यानी यहां से जो हाइट, ये जो लंबाई दी है h की, इसको हम छोटी करते जाएं, यानी h की वैल्यू, इसकी जो चौड़ाई है इसकी बहुत छोटी कर दें, यानी करीब 0 की कर दें। तो धीरे धीरे इसका मतलब क्या हुआ कि हम लेफ्ट साइड से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, इधर भी x टेंस टू a होने लगेगा इधर भी, यानी लेफ्ट से चले तो इसका जो x बराबर a प्लस एच है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू a माइनस एच। तो ये जो चीज है इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये सवाल में भी करके दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे। देखिए इसी चीज को हम यूं लिख सकते हैं, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x इक्वल टू a की जगह पर क्या आएगा बेटा, a माइनस एच आएगा। तो इस समय क्या होगा, h टेंस टू अगर हम 0 करते हैं, यानी h की वैल्यू बिल्कुल 0 के करीब ले जाते हैं, तो x हमेशा अपनी तरफ a की तरफ चलने लगेगा। तो हम, ठीक है, तो ये राइट, ये लेफ्ट हैंड के लिए होता है, ये फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर a माइनस एच, h टेंस टू 0। अब ये चीज हम फंक्शन में, सवाल में ये नहीं रखेंगे, हम केवल h टेंस टू 0 रखेंगे। फॉर राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू a से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा लिया हमने। अब यहां पर अगर हम देखते हैं h टेंस टू अगर 0 हो जाए तो x टेंस टू a हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट, अब देखिए यहां पर अभी तक हमने देखा a की तरफ हम चल रहे थे, लेकिन अब हम, जब हम h को टेंस टू 0 की तरफ ले जाएंगे तो x अपने आप a की तरफ चलने लगेगा, तो हमें a के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं उसी की लिमिट यहां पर हम लेते हैं, h टेंस टू 0, और यहां एक छोटा सा माइनस लगा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी h टेंस टू 0, और फंक्शन में हम x की जगह पर क्या लिखते हैं, a माइनस एच, ये लिखते हैं, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट, इसमें भी h टेंस टू 0, यहां साइन प्लस लगाते हैं, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस एच। अब इससे रिजल्ट क्या होगा, सॉरी ये बराबर है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फाइनाइट क्वांटिटी, देन फंक्शन
एग्जिस्ट लिमिट एट x इक्वल टू a, ये पूरी थ्योरी हो जाती है। देखिए ये पूरी थ्योरी हमने लिखी है। अब इसमें हमने क्या खास बात बताया कि अभी तक हम देखते थे कि x की वैल्यू से हम जिस पॉइंट से हम वैल्यू निकालते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हम वैल्यू निकालते हैं लिमिट की, उससे हम थोड़ा लेफ्ट हैंड लिमिट में थोड़ी सी वैल्यू लेते थे और फिर उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते थे, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी उस पॉइंट की तरफ। राइट में हम थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेकर के फिर इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करते थे। लेकिन अब ये दोनों चीजें किसमें चेंज हो गई? h में, यानी जो क्वांटिटी हम घटाते या जोड़ते थे। तो अब दोनों फंक्शन में h टेंड्स टू हमेशा 0 ही लिखेंगे। बस लेफ्ट हैंड के लिए क्या लिखेंगे? माइनस, और राइट हैंड के लिए प्लस। लेकिन लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन में जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उससे -h लिखेंगे, और जिसमें राइट हैंड में है उसमें +h लिखेंगे। ठीक है, ये आपका ये थ्योरी है लिमिट निकालने की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है सम स्टैंडर्ड फार्मूला, साइन x इक्वल टू x माइनस एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 3 प्लस x की 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की 7 बाई फैक्टोरियल 7, ये साइन x का फार्मूला है, ये कॉस x का फार्मूला है, ये tan x का फार्मूला है, ये साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला है, ये कॉस x का फार्मूला है, ये कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला है, और ये tan इनवर्स x का फार्मूला है। इसको, ये फार्मूला है, आपको थोड़ा सा समझें। ये जो फार्मूला है ये बहुत काम देता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में इतने कठिन क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो ये तो जेई के लिए था, ये बहुत सारी चीजें हैं जो जेई के स्टैंडर्ड की हैं। तो ये फार्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप, बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x इक्वल टू, ये फार्मूला लगता है e की -x, log की वैल्यू है, log की लिमिटिंग ये वैल्यू है, फार्मूला है। ये सब जरूरत पड़ती है लिमिट निकालने के लिए। अब यहां पर कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो कि देखिए, फॉलोइंग लिमिट्स मस्ट बी रिमेंबर्ड फॉर यू। यहां पर क्या कह रहे हैं कि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x। अगर ध्यान दीजिए ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा हम समझ लें इसको, ठीक है। इस चीज को समझेंगे, फार्मूला यूज करना आना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1। देखिए इस फार्मूले को, ये x अप्रोचेस टू 0, तो साइन x बाई x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ये चीज जो है हमें ये समझना है कि यहां पर ये स्टैंडर्ड फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये जो x दिया है ये सेम होने चाहिए, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू डिट्टो एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये डिट्टो एक जैसी वैल्यू है और यहां पर x टेंड्स टू 0 है तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिमिट यहां पर दिया है x टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखा है साइन 3x बाई x। अब ये 1 के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ध्यान दीजिए थोड़ा कि ये जो एंगल है x है तो ये भी x है, ये दोनों वैल्यू हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, तभी इसकी वैल्यू आएगी 1। अभी हम इसके डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन में इसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इसका यूज करना आना चाहिए, कहीं गलती ना हो।
तो देखिए साइन 3x/x बराबर 1 नहीं होगा। अगर यहां भी 3 हो, अगर यहां भी 3 होता, 3x होता, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो हम इसको अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। अगर बन सकता है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, किसी भी नंबर में हम 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हम बाहर निकाल सकते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3x। अब आप इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू इसके अंदर, इसकी वैल्यू इसके अंदर की वैल्यू जो है वो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसकी वैल्यू लिमिट 3 आ गई। लेकिन इसलिए क्या इंपॉर्टेंट बात थी इसमें कि इसका जो एंगल है साइन 3x जो है वो, और यहां जो नीचे वाली वैल्यू होती है अपान में जो लिखी जाती है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये 1 आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं आपको, इसको प्रूव करके भी दिखा देते हैं, एक सवाल प्रूव करके दिखा देते हैं। साइन एक्स 1 3 5, साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स की 3 बाई एक्स की 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है अगर हम इसमें लगा दें, ध्यान दीजिए, अगर ये फार्मूला हम इसमें लगा दें, देखिए ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x को हमने खोल दिया, अगर इसकी वैल्यू देखो यहां लिखी है, तो x बाई 1 फैक्टोरियल माइनस x की 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5 फैक्टोरियल माइनस, इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस आता रहेगा इसमें, बाई x। अब हम ये देखते हैं कि x ऊपर कॉमन ले लें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x ऊपर हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स की 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस, और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, बाई x। अब x से x की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं x की वैल्यू अगर 0 की तरफ चलेगी, तो यहां पर x की वैल्यू 0 की तरफ चलेगी, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आगे वाले जितने भी टर्म है सब 0 हो जाएंगे। तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 1 है यही यहां पर बच गया। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से ये फार्मूले भी हम प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। तो हमने एक एग्जांपल बताया, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद होने चाहिए। लिमिट ये भी हो गया, ये भी हो गया, a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स। देखिए ये जो फार्मूला लिखा है, यहां पर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग a। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, x टेंड्स टू a। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू होती है इसी तरफ, ये भी याद रख लें आप, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a बराबर, इसकी वैल्यू क्या आई थी,
ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली, देखिए ये वाली जो वैल्यू है एन, यहां पर आएगा एन इंटू ए की, इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ये इसकी वैल्यू है। तो और देखिए ये भी फार्मूले हैं, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, या देखिए इसमें ये कहना है, इस फार्मूले में क्या बताया जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, चाहे साइन एक्स बाई एक्स हो या फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स हो, ये दोनों चाहे कुछ भी आगे ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा देख लें। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको हम 1 अपान, देखिए ये तो चलो ठीक है, देखिए ये तो चलो ठीक है, ये वाली वैल्यू आप देखिए, अगर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और 1 अपान एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 अपान एक्स बाई साइन एक्स, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 बाई 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। tan एक्स बाई एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, इस सब की वैल्यू 1 1 के बराबर है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। और ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। इनको इनडिटर्मिनेट क्यों कहते हैं, देखिए वी आर नॉट गोइंग इन डीप in detail about these 7 forms of indeterminate forms, because in NCERT book there is no any much relation and it is not need to describe in detail, because the question are so simple and the theory and the detail is so more difficult than usual. So just we know what do you mean indeterminate form। इसका मतलब केवल ये होता है, अगर 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, इंफिनिटी डिफरेंस, इंफिनिटी का जो डिफरेंस है 0 पाई पावर 0, ये सब जो फॉर्म है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब होता है कि अगर इस स्टेज पे हम आ जाते हैं तो कोई भी रिजल्ट का डिसीजन हम राइट है कि रॉन्ग है ये नहीं ले सकते, इसीलिए इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसके भी बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन इसमें नहीं है। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे मेथड टू फाइंड लिमिट्स, मेथड टू फाइंड द लिमिट्स। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड एक तो हो गया फैक्टर करने के लिए, दूसरा यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, कोई भी फार्मूला अभी हमने प्रूव करने के लिए लगाया था, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स की क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की 7 बाई फैक्टोरियल 7 एटसेट्रा। एक्चुअली दैट वाज द फार्मूला, वी हैव यूज्ड दैट फार्मूला टू डिस्क्राइब टू प्रूव साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। तो दैट एक्चुअली दैट वाज द फार्मूला यूजिंग एल हॉस्पिटल को पिटल रूल बोलते हैं, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है यूजिंग पिटल रूल, यूजिंग पिटल रूल। तो ये भी आपके वैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा सा डिटेल समझ लें, लेकिन डिफरेंशिएशन अगर आता होगा तभी ये आएगा। तो चूंकि ये 11th क्लास का जो है सिलेबस है इसलिए ये हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे और मेरी सलाह है कि स्टूडेंट इसको यूज ना करें। इसमें क्या होता है कि हम अगर किसी भी फंक्शन का, अब देखो इसका यूज मैं बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर जो बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो उनको तो समझ में आएगा, और जिनको नहीं पढ़ चुके उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें इंटरेस्ट के लिए बता दिया थोड़ा। यूजिंग पिटल रूल,
एच एल पिटल रूल। इसका मतलब होता है अगर जो फंक्शन दिया है, अगर फंक्शन दिया है कभी किसी भी लिमिट में, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर का भी फंक्शन नीचे का भी फंक्शन दिया है जहां पर gx इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और लेकिन ये बात है, ये जो है फंक्शन नीचे और नीचे ऊपर अगर 0/0 फॉर्म का है या इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो हम ऊपर की जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दें और नीचे का भी डिफरेंशिएशन कर दें और फिर x की वैल्यू हम 0 रख के देख लें। अगर अनडिफाइंड हो रहा फिर कर दें, फिर अनडिफाइंड होता फिर कर दें। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हम तब तक करते रहें जब तक उसकी वैल्यू ना आ जाए। लेकिन ये कंडीशन होती है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा 0/0 या इन्फिनिटी होनी चाहिए। जैसे हमने अभी एक सवाल लिया, चलो मैं आपका फार्मूला प्रूव कर देता हूं, ठीक है। अभी अभी हमने लिखा था x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x। अब इसको देखो, इसमें अगर ये फार्मूला हम लगा दे, पिटल रूल लगाएं, यूजिंग पिटल रूल अगर हम लगाते हैं तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x और x की डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब इसमें हम लिमिट रख के देखते हैं, तो x की जगह पर 0 रख दें तो cos 0/1 यानी 1/1। देखिए ये आपका फार्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए ये फार्मूला और भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले सीधे सीधे जो है। अब इसकी वैल्यू भी देखिए 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू। अब इसको हम चाहें तो ये फार्मूला फिर यूज कर दें, तो लिमिट, लेकिन ये आप यूज नहीं कर सकते सेंट्रल मतलब 11th क्लास में, ठीक है। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x बाई x का 1 होता है। अब आप देखिए sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू देखो 1 आ गई। तो हाँ, इसका हम ये कर सकते, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हो तो इसका यूज करके हम चेक कर सकते हो वो सवाल गलत है या सही है, या फिर आंसर कौन सा इसमें है। ये थोड़ी सी वैल्यू हम देखते हैं। देखो यहां पर जो दिया है वो क्या है, अभी आप इसको समझें। 11th क्लास में इतना डिटेल में नहीं है, मैं तो थोड़ा सा इसलिए इसको बता दे रहा हूं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाए, वो मैथ को आप कठिन ना समझें, ठीक है। देखिए अगर कभी लिमिट में लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कभी लिखी है और ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। अब आपको यह तो आना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, तो सबसे बड़ी चीज तो ये होती है, अगर ऐसे वाले सवाल हमें कभी करने हैं तो x इक्वल टू 1/t मान लें, और लिमिट में जहां लिखा है लिमिट, अब यहां t टेंड्स टू 0 कर दें, तो ये जो भी फंक्शन होगा इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये जनरल रूल है जो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर t टेंड्स टू 0 हो जाए, अगर t 0 की तरफ चले तो x किधर चलेगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ चलेगा। तो बात तो वही है, लेकिन हर वैल्यू इसकी 1/t में बदल जाएगी। लेकिन ये चीज मैं आपको यहां पर जो बताने जा रहा हूं उसको समझें। कभी भी अगर लिमिट में x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है और ऊपर पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए x की 8 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9 ऐसे लिखा है। और देखो ये पहली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, पहली कंडीशन ये, यानी
इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप देखिए, आपको ये तो मालूम होगा डिग्री क्या होती है। किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की डिग्री है, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है, उसको हम डिग्री कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये वेरिएबल है, इसकी सबसे बड़ी पावर 8 है, तो इसकी डिग्री न्यूमरेटर की 8 हो गई ये। और डिनोमिनेटर यानी जो नीचे लिखा जाएगा उसकी डिग्री छोटी हो, तो जैसे यहां पर अब एक 7 8 था, तो हम 7 लिख दें, 6 लिख दें, 5 लिख दें। 5 लिख दिया मान लीजिए, और यहां 2 लिख दिया, 2x की 5 प्लस 7x प्लस 9 8 ऐसे लिख दिया। तो देखिए, अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है, देखिए ये बड़ी है, ये छोटी है, तो हमेशा इसका जब भी वैल्यू आएगी तो ये इसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आएगी। कि कभी भी चाहे आप इसको करें चाहे ना करें, हमेशा इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देखो, x की 5 की अगर हम वैल्यू इसमें डिवाइड करें तो इसकी x की 3 बच जाएगा। तो x की 3 अगर बच गया तो x की जगह अगर हम इन्फिनिटी लिखते हैं मान लीजिए, तो इन्फिनिटी यहां जब भी लिखेंगे इन्फिनिटी, तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी आएगा। तो यानी कभी भी अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो लिमिट जब भी लेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी वो लिमिट जिसकी जो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर ऐसा फंक्शन है तो उसकी लिमिट हमेशा इन्फिनिटी ही आएगी। अब दूसरा केस इधर क्या है कि अगर न्यूमरेटर यहां डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर दोनों की डिग्री इक्वल है, तो देखिए अब इसमें कितना फायदा है आपको, ये वाला फॉर्म बताते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहां लिखा है x की 3, 2x की 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, और यहां लिखा 3x की क्यूब प्लस x प्लस 7, कुछ भी लिखें। अगर इनकी डिग्री का मतलब आप समझ रहे हो कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसकी सबसे बड़ी पावर और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर उसके सबसे बड़ी पावर, अगर उनकी डिग्री इक्वल है यानी उनकी पावर इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा जो लिमिट आएगी हमेशा वो सबसे बड़ी डिग्री का जो कोएफिशिएंट, जो न्यूमरेटर की सबसे बड़ी डिग्री होगी उस न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट 2, और नीचे जो सबसे बड़ी डिग्री है उसकी कोएफिशिएंट इसके बराबर हो जाएगी, जो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन, ये मैं अभी आपको सवाल में यूज करूंगा, डायरेक्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखा, अगर डिग्री न्यूमरेटर की छोटी है डिनोमिनेटर से, यानी ये कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9 ऊपर लिखा है, और नीचे लिखा है x की 5 प्लस x की 4 ऐसे। तो देखिए ऊपर की पावर नीचे की पावर से छोटी है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा लिमिट 0 आएगी। अब आप समझ गए, एक जनरल फार्मूला बन गया कि अगर न्यूमरेटर, आप डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगी, लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसका कोएफिशिएंट का रेशियो के बराबर लिमिट आ जाएगी, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो इसकी लिमिट 0 आएगी, अगर ये पॉलिनोमियल के सवाल है तो। ठीक है, ये हमने समझा दिया और इसका यूज भी करेंगे। ठीक है, चलें अब थोड़े सवाल करें। इसमें भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का क्या मतलब है, ध्यान दें, अगर कोई भी फंक्शन दिया है जिसकी लिमिट टेंड्स टू a है और उस फंक्शन की लिमिट m आ रही है, दूसरे फंक्शन जो gx है उसकी लिमिट n आ रही है, तो अगर उसी फंक्शन को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें
और उन दोनों फंक्शन की लिमिट लें तो अलग अलग जो उनकी लिमिट है उनके सम के बराबर लिमिट हो जाएगी, या हम मल्टीप्लाई करें तो उनके लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी, या हम उसको डिवाइड करें तो उनकी लिमिट, ऊपर वाले की लिमिट ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले की नीचे लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नीचे वाले की लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर हम फोर्थ कंडीशन देखते हैं, अगर किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से, जैसे 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, मल्टीप्लाई किया जाए और उसकी लिमिट ली जाए, तो ये हो सकता है कि वो कांस्टेंट आप बाहर निकाल दो और जो फंक्शन बचता है उसकी लिमिट ले लो, उनका मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर हो जाएगा। और यहां पर देखिए किसी फंक्शन की पावर भी फंक्शन ही है, तो दोनों की लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी, यानी नीचे वाली यानी फंक्शन की, बेस की भी फंक्शन की लिमिट निकालनी पड़ेगी और पावर की भी लिमिट निकालनी पड़ेगी। और ये ठीक है। और देखिए अगर किसी फंक्शन का जो मॉड्यूलस है उसकी लिमिट, तो हम चाहें तो वो लिमिट मॉड्यूलस के अंदर ही निकाल लें और निकालने के बाद लिमिट जो है उसका मॉड्यूलस ले लें, ठीक है, ये वैल्यू हो सकती है। और ये जो है, चलो अब आगे देखते हैं, सैंडविच थ्योरम है, ये इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। सैंडविच थ्योरम जो है वो जेई और आईआईटी के लिए होती है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका क्लास के सवाल चालू हो गए। अब आप देखिए इसको थोड़ा धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, स्लोली, ठीक है। ये वीडियो आप ध्यान से देखें। जी सर, देखिए हालांकि फर्स्ट जो वैल्यू है, ध्यान दो, ये सवाल है तो सिंपल, लेकिन इसकी जो थ्योरी है उसको आप समझ लें। x टेंड्स टू 3, x प्लस 3, यानी ये फंक्शन अपना क्या है, फंक्शन अपने पास दिया है x इक्वल टू x प्लस 3, ये फंक्शन दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फंक्शन जो है अगर x जो है 3 की तरफ चले, लेफ्ट से चले या राइट से चले, तो क्या होगा, तो फंक्शन की वैल्यू किधर चलेगी, वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। अगर हम x की वैल्यू इसमें 3 सीधे रख दें तो वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू नहीं कहलाएगी। अब आप देखिए जरा इसको एक एग्जांपल, हम इसको सवाल को थोड़ा सा समझने के लिए इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल कोई भी करे तो इसको हो सकता है शॉर्टकट में इसका वैल्यू निकाल देगा, इसकी वैल्यू सीधे रख देगा और इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी, लेकिन इसको आप थोड़ा समझेंगे, ये फंक्शन जो है ऐसे इसका ग्राफ बनेगा और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ये ठीक है। अब आप देखिए इसको, यहां पर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें। तो देखिए 3 पर हमने देखा कि 3 पर तो अभी हम वैल्यू पूछ नहीं रहा, तो 3 पर जो वैल्यू है, अगर हम फंक्शन की वैल्यू तो हम निकाल नहीं रहे, अब हम देखते हैं कि 3 के बिल्कुल हम पास में जाएं, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू आपको मैंने डायग्राम बना दिया समझाने के लिए। 3 के अगर राइट साइड से हम चले, यानी थोड़ा 3 से ज्यादा वैल्यू ले लें, तो यहां से हम चलना शुरू करें, अगर यहां पर कोई पॉइंट है तो यहां पर होगा, फिर x की वैल्यू यहां पर है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहां होगी। इस तरह से हम देखें कि राइट से लेफ्ट की तरफ अगर हम 3 की तरफ चले तो फंक्शन की वैल्यू किधर चलेगी, देखिए ये अगर हम 3 3 यहां 6 लिख दें तो ये 3 की यानी 6 की तरफ चलेगी। x टेंड्स टू 3, अगर यहां x टेंड्स टू 3 है तो 3 3 6, ये फंक्शन टेंड्स टू 6। अब लेफ्ट से भी अगर हम चलें तो देखो लेफ्ट से हम चलते हैं तो यहां पर पॉइंट आया, यहां पर लिया तो ये पॉइंट आया, इस तरह से हम चलें तो इस तरह से हम लेफ्ट से भी चलें तो भी हम 6 की तरफ पहुंचते हैं। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि जब x टेंड्स टू 3 तो x प्लस 3 टेंड्स टू 6, देखिए x टेंड्स टू 3 है तो 3 यहां रख दिया, 6 आ गया।
तो इसकी लिमिट सीधे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 इक्वल टू 6। देखिए ये हमने इतना छोटा सवाल है, इसको हमने इतना बड़ा करके समझाया इसलिए क्योंकि हम x की वैल्यू 3 इसमें रख करके भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो सवाल गलत माना जाता है क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू तो ले ही ले रहे हैं हम, तो हम लिमिटिंग वैल्यू यहां पर लेंगे। तो हमने इसमें एच फार्मूला का यूज नहीं किया क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, इतना तो हम समझ ही जाते हैं। जहां पर हमें लगता बहुत कठिन है वहीं पर हम उस फंक्शन की वैल्यू दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ए बी जो है, यहां पर भी हमें ध्यान देना है कि जब x टेंस टू पाई बाई 2, सॉरी पाई या 22/7, अगर यहां पर x की वैल्यू 22/7 की तरफ चले तो ये किधर चलेगा, 0 की तरफ चलेगा। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, सीधे 0 हो जाएगी। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, इसकी फंक्शन की वैल्यू हमसे नहीं पूछ रहा हो, लिमिटिंग वैल्यू 0 है। ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू पाई, x माइनस यहां भी 22/7 को हम पाई भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर x टेंस टू पाई यानी x की वैल्यू पाई की तरफ चलती है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो फंक्शन की वैल्यू ये जो है x माइनस पाई, देखिए x किधर चल रहा है, पाई की तरफ। तो पाई, अगर ये पाई की तरफ चल रहा तो लगभग पाई हो गया, तो पाई माइनस पाई, तो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, 0 की तरफ। फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, 0 आ गया ना, तो 0 की तरफ। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 0। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई, तो x माइनस 22/7 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल है। ठीक है, ए भी इसी तरह से हम कर सकते हैं कि अगर x टेंस टू 1 तो फंक्शन पाई आर स्क्वायर टेंस टू 1 अगर यहां लिखेंगे तो पाई के तरफ चलेगा, तो इसकी वैल्यू सीधे पाई हो जाएगी। यानी आर की जगह पर हम x टेंस टू 1, अगर x इसमें 1 की तरफ जा रहा है तो r किस तरफ चलेगा, उसका 1 के स्क्वायर 1, पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो पाई आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं तक हम रखते हैं और इसके बाद दूसरे वीडियो में अगले वाले सवाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। You are all requested to subscribe, like and share, and if any comment, then you have to comment. Your comments will be always welcomed. Thank you.